बच्चों, नमस्ते, नमस्कार और जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी की जो किताब है मल्हार उसका पाठ नंबर 12 हम पढ़ने जा रहे हैं और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का ढेर-ढेर सारा स्वागत है। और ये जो पाठ है बच्चों ये हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनके द्वारा लिखा गया है और जिसका नाम देख पा रहे हैं आप, नाम है हिंद महासागर में छोटा-सा हिंदुस्तान। ये जो पाठ है, ये इनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि अपनी जो जर्नी है उसको जो है एक लेसन का नाम दे दिया है। उस जर्नी को ही किताब में लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी और यात्रा करते-करते क्या कुछ अच्छा अनुभव रहा, क्या बुरा रहा और वो सारी बातें इन्होंने इसमें डिस्कस की हैं पाठ में। तो इस पाठ को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, 2 नज़रिए से। क्या कि जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा में हम देखेंगे कि जैसे उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसका एक देश है केन्या। केन्या देश है और उसकी जो राजधानी है वो है नैरोबी। नैरोबी में गए थे, पहले ही तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे भाग के रूप में हम नैरोबी के बाद कवि जो लेखक जो थे वो मॉरिशस गए थे। मॉरिशस के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो ये 2 देशों की यात्रा पर निकले थे और उनका जो अनुभव रहा, उसी को इस पाठ में समझाया गया है। तो चलिए अब हम जो है पहला हम केन्या, नैरोबी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम मॉरिशस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या खूबियाँ बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप जो है चैनल को साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो है आपको सारी की सारी वीडियो अ, आगे जाके नोटिफ़िकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। तो आप जो है सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है, लेखक लिख रहे हैं, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, जो कि आज के समय में मुंबई कही जाती है, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। रवाना हुआ का मतलब होता है कि वो यात्रा के लिए निकल गए। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। तो लेखक जो है नैरोबी केन्या देश में 1 रात और 2 दिन ठहरा था। अतएव मन में यह लोभ लोभ जग गया। लोभ जगना मतलब कि उन लेखक के मन में लालच आ गया क्या कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चों विश्व में भारत के बाद जो है अफ्रीका के जो शेर हैं वो भी बड़े ही प्रसिद्ध हैं। भारत में भी शेर पाए जाते हैं जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में एक जगह है गिर, वहाँ शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में भी शेर पाए जाते हैं और वो है केन्या देश के नैरोबी जगह पर। जहाज जहाज मतलब विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। अब नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। नेशनल पार्क जो होता है बच्चों, वहाँ पर सरकार का जो है पूरा तंत्र होता है जीव-जंतुओं को, पशु-पक्षियों को बचाने के लिए और इनकी देख-रेख के लिए जो है कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी भी वहाँ पर होते हैं जो इन जंगली जानवरों की देख-रेख करते हैं। तो बड़े लेवल पर, बड़े सत्र पर काम किया जाता है जानवरों के लिए। और ये कोई मतलब चिड़ियाघर की तरह से नहीं होता है कि छोटी-सी जगह होती है, नहीं। नेशनल पार्क जो है वो बहुत दूर तक फैला होता है, जैसे जंगल टाइप में होता है। तो जब लेखक वहाँ था तो उनके मन में भी आया कि एक बार नैरोबी का नेशनल पार्क ज़रूर देख लिया जाए, क्योंकि वो शेरों के लिए बड़ा प मशहूर है, वहाँ पर शेर पाए जाते हैं। आगे जो लिखा है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें घास अधिक और पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। सर्वत्र मतलब सब जगह अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग नैरोबी नेशनल पार्क में जो है शेरों को देखने के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ढेरों यात्री, ढेरों पर्यटक जो है जाते हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा।
मगर सिंह, सिंह का मतलब क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है शेर। मगर शेर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर दो मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह-तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी-कभी फल या बिस्किट बिस्कुट देने खाने को दे देते थे। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। यहाँ पर जो उनका अनुभव था नैरोबी नेशनल पार्क में जाने का, लेखक का रामधारी सिंह दिनकर जी का जो अनुभव उनका रहा, जो-जो उन्होंने देखा, जो-जो उनके साथ घटना घटी है, उसी को उन्होंने वैसा का वैसा जो है, उसको जो है पाठ में लिख दिया है कि रोड पे बंदर हैं, गाड़ियाँ रुक गई, गाड़ियों को बंदरों ने घेर लिया है और बंदर को वो जो है यात्री लोग जो है पर्यटक हैं, फल और बिस्किट दे रहे हैं। तो बंदर जो है मोटर के रुकते ही उसको मोटर को घेर लेते थे। आगे चलते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि कोई 10-20 मील 10-20 मील मील एक बच्चों किलोमीटर की एक यूनिट है। 1 मील में करीब-करीब 1 से डेढ़ किलोमीटर तक जो है 1:20, 1:25 से लेके और डेढ़ किलोमीटर तक की दूरी को 1 मील कहा जाता है। तो 10-20 मील का मतलब हुआ कम से कम 25-30 किलोमीटर चलने के बाद, हर सड़क छान लेने के बाद हम उसी जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह अब उस दिन आराम कर रहे थे। मतलब फाइनली लेखक को शेर देखने को मिल गए। बहुत दूरी तय करनी पड़ी। वहाँ जो कुछ देखा वह जिन जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्यों ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? क्या हमला वगैरह हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई 7-8 सिंह, सिंह मतलब शेर, कोई 7-8 शेर लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। मोटरें मतलब कि और भी लोग आए हुए थे शेरों को देखने के लिए, जिस तरीके से लेखक गया हुआ है। तुर्रा यह है कि तुर्रा मतलब जैसे कि हम बोल देते हैं कि भई रुतबा। तुर्रा मतलब होता है कि रुतबा। वो बड़े ही शान से रुतबा, शान कह लीजिए। शान ऐसी उन शेरों की कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हम देखने को आने वाले लोग कौन हैं। शा मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि शेर जो थे, शेरों के अंदर इतनी शान थी, इतना वो मतलब अहंकार में, घमंड में थे, अपने आप में पूरा मतलब कि गज़ब था उनका। और वो जो गाड़ियाँ उनको देखने आई थी, उनको मतलब कि इच्छा ही नहीं हो रही थी कि हमें कोई देखने आया है, ठीक है? मोटरों और शीशे आगे क्या लिखा है? मोटरें में के शीशे थे और मोटरें जो है शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। इसका मतलब बच्चों कि जो शेर थे, शेरों ने उन गाड़ियों की तरफ एक भी नज़र नहीं डाली, नज़र तक नहीं डाली। दृष्टिपात नहीं किया मतलब नज़र नहीं डाली। अपनी मर्ज़ी से, अपनी मस्ती से वो वहाँ पर झुंड बनाकर लेटे रहे, पड़े रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मानो हम लोग तुच्छ, अति तुच्छ हों। तुच्छ का मतलब होता है छोटा और तुच्छ, अति तुच्छ का मतलब होता है छोटा और वो भी कैसा? बहुत छोटा। शेरों के सामने हम ऐसे लग रहे थे कि जैसे इस धरती के हम सबसे छोटे आदमी हों, बहुत ही नीचे आदमी हों, क्योंकि उन्हें हमारे को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम बड़े चाव से इंडिया से, भारत से हम जो है नैरोबी गए और नैरोबी में हम गए उनको स्पेशल देखने के लिए और हम जब वहाँ गए तो हमारे साथ जो है शेरों के द्वारा जो है वो जो जितनी इच्छा से हम गए थे वो स्वागत उनके द्वारा पेश नहीं किया गया, इसलिए हमको जो है शेरों ने बहुत छोटा समझा और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल भी ना हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जबाही ली और दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। तो वहाँ जो शेर थे 7-8 शेर वो अपने में ही मस्त थे, खोए हुए थे। बस एक ने जमाही ली, दूसरे ने थोड़ा-सा अपना अंगड़ाई ली और जो है कोई भी शेर जो है हमारे को देखने का मतलब इंटरेस्टेड नहीं था। हम लोग पेड़-पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। खरपात मतलब होता है कि जो जंगली घास होता है, वीड्स बोलते हैं इसको, जंगली घास कि हम शेरों के सामने हम ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई पेड़-पौधे खड़े हों या फिर कोई जंगली घास खड़ी हो, वीड्स खड़ा हो। तो इस तरीके से हमारे साथ वहाँ पर शेरों जो है ट्रीटमेंट हुआ है, शेरों ने ऐसे-ऐसे हमारे को देखा है। अब जो है दूसरी घटना ये घटी है, इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा-सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया,
लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अब मतलब क्या है, मोर्चा संभाल लिया कि जो ये जिराफ है और जो हिरण है जो वहाँ खड़े हैं, उनमें से शिकार को ढूँढने के लिए 2 शेर चल पड़े हैं। एक शेर तो अपना आराम से आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरा शेर घात लगा रहा है, मौके की तलाश में। मौका परस्त है वो शेर, और वो छिपता हुआ आगे बढ़ रहा है कि भई किसी न किसी हिरण को मैं पकड़ लूँगा, या फिर मैं ज़्यादा नहीं हुआ तो जिराफ को ही पकड़ लूँगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया मतलब कि देख लिया था उन्होंने। देख लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ी हुई है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। मतलब चरना भूलकर मतलब कि वो घास खा रहे थे वहां पर। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी तरफ शेर आ रहा है, तो उन्होंने घास को खाना छोड़ दिया और वे अलर्ट हो गए। चौकन्ना मतलब होता है कि सावधान हो गए। उनको पता लग गया था कि शेर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। कुछ जो हिरण थे वो ऐसे जिद्दी किस्म के थे, कुछ तो वहां से निकल गए, लेकिन कुछ ग्रुप में खड़े रहे वहीं पर। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे। अब सीन जो बन रहा है, एक साइड में हिरण खड़े हैं और दूसरी साइड में शेर खड़ा है। शेर हिरण को देख रहा है और हिरण का ग्रुप जो है उस शेर को भी देख रहा है। ताड़ रहे हैं आपस में, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझ आ रही थी, खतरा किसी भी तरह भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शेर की क्या खासियत है कि शेर जो है शिकार जब करता है तो वो जब सनसेट हो जाता है तो उसी के बाद ही करता है। मतलब हिरणों को भी पता था कि यदि हम यहाँ से थोड़ा-सा भी भागने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हम पकड़े जाएँ और किसी न किसी तरह से हम शिकार बन जाएँगे। और उनको यही पता था कि ये जो शिकार करेगा, ये जो है आफ्टर सनसेट करेगा। और शिकार वे झुंड का नहीं करते, शेर को जो है झुंड का शिकार नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ आ गई थी कि हिरण भागने को निरापद समझकर एक गोल में क्यों खड़े हुए थे। अब जैसा-जैसा ये सीन था जो है लेखक के सामने घट रहा था, तो लेखक को भी समझ आ गया कि ये भाग क्यों नहीं रहे हैं जान बचाने के लिए। बट हिरण समझदार थे, वो इसलिए नहीं भाग रहे थे क्योंकि यदि कोई भी एक भी उन हिरण के झुंड में से एक भी पीछे रह गया तो उसी को ही शिकार जो है शेर जो है अपना शिकार बना लेगा। जो है और भागना उन्होंने ठीक नहीं समझा, निरापद नहीं मतलब कि भागना उन्होंने उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा, इसीलिए वे जो है एक गोले में खड़े रहे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ रहा हो, ब्लड प्रेशर, ठीक है? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो ये सीन देखकर, अतः मैंने तय किया कि मुझे अब घर लौट जाना चाहिए। अब जो लेखक जो है ये जो इतना दृश्य हो रहा था शेर और हिरणों का, तो उसको देखकर लेखक भी जो है जोश में आ गया था, और या फिर डर गया होगा, इसलिए उनका जो है बीपी बढ़ गया, तो वो वहां से लौट आए। ये तो थी अभी तक जो हमने पढ़ी है, नैरोबी की घटना थी, केन्या देश की घटना थी ये। अब लेखक जो है एक अब जो है अगले जो सुबह या फिर शाम को यहाँ से वो निकल जाएगा मॉरिशस के लिए, क्योंकि उनके पास अभी टाइम था, तो अब आगे की घटना जो है मॉरिशस देश में होगी। क्या लिखा है? नैरोबी से मॉरिशस तक हम बीओएसी के जहाज में उड़े। बीओएसी जो है बच्चों ये एयरलाइन है, ब्रिटिश ओवरसीज एयर कंपनी है, उसका ये जहाज है। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। तो ये अब वहां से मॉरिशस के लिए जा रहे हैं और शाम को 4 बजे उड़ा, और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहां रात के लगभग 10 बजे हुए थे। वहां से मॉरिशस से केन्या से निकले 4 बजे, 5 घंटे उड़े और उसके बाद में 10 बजे तक वे जो है मॉरिशस पहुंच गए। रात थी, अंधेरा भी था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े हुए थे। देखिए परिस्थितियां मतलब कि प्रतिकूल थी, उल्टी थी। क्यों? रात हो गई थी, अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह, लोग हमारे को आने के इंतजार में वहां खड़े थे। उन्होंने बहुत देर हमारे लिए जो है वहां खड़ा होना पड़ा, और वो हमारा स्वागत करने के लिए आए थे। लेखक ये लिख रहा है। हवाई अड्डे के स्वागत का जो समा था, समा मतलब कि उस टाइम का जो दृश्य था, उस टाइम जब वो खड़े थे, आए थे हवाई अड्डे पर, उस टाइम का जो नजारा था,
दृश्य था, वो देखकर लेखक यह भाव कह रहा है कि जागे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। क्योंकि लेखक ने देखा कि वहाँ का जो सत्कार करने का तरीका है, स्वागत करने का तरीका है, वो ऐसे ही है जैसे भारत में है। अब मॉरिशस देश की कुछ खासियत बताई है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण, दक्षिण जो है इसका मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण, और देशांतर में रेखा में 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम में, पश्चिम मतलब होता है वेस्ट में। ये जो लेखक है, लेखक ने ये अपने जो है देसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया है जो है दक्षिण और पश्चिम बोलकर। जैसा कि अब आप इस मैप में चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो मैप है ये वर्ल्ड मैप है, और अब हम इसमें पहले तो केन्या ढूंढेंगे। केन्या, ये केन्या है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये पॉइंट लगाया गया है ये जो है मॉरिशस है। ये है हमारा मॉरिशस, मॉरिशस। अब इसकी स्थिति बताइए बच्चों, ये जो डॉट 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 करके ये जो रेखा खींची गई है, ये है हमारी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। इसको हम मेडिटेरियन जो है भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को बीच से बिल्कुल दो बराबर भाग में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन बोलते हैं। तो अब ये मॉरिशस की स्थिति पाठ में क्या बताई गई है कि भूमध्य से 20 जो है 20 डिग्री जाना पड़ेगा। तो जो है ये है 20 डिग्री दक्षिण में बताया है। तो दक्षिण मतलब दक्षिण। और देशांतर की बात करें तो देशांतर के बारे में भी बताया है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सेटअप किया है जहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है। और जो है इंडिया से इसकी स्थिति, इंडिया से भी बात कर लें बच्चों। ये तो है अरब सागर मैप में, अरब सागर। और इसके अलावा ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और जो है नीचे जितना भी है ये पूरा नीला दिया गया है, ये यहाँ तक आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा भी गया है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो हिंद महासागर में ये छोटा सा देश है हमारा मॉरिशस। केन्या कहाँ है? केन्या यहाँ पर, यहाँ से यदि हम सीधे बात करें, ये हमारा केन्या देश है। केन्या में की ही राजधानी है नैरोबी। तो ये इस तरीके से पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। और इंडिया देश है यहाँ पर। इंडिया की जो या इंडिया से चल के पहले ये केन्या है, केन्या से फिर ये जो है नैरोबी आए थे। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं पाठ पर। चलिए अब हमने जो है पढ़ लिया है इस पाठ में कि मॉरिशस की क्या स्थिति है। यदि हम वर्ल्ड मैप पर भौगोलिक स्थिति देखें तो उसमें जो दिया गया है दक्षिण में और देशांतर में पश्चिम में है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में और क्या बातें बताई गई। जैसा यहाँ लिखा है कि मॉरिशस की कुल लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। ज्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा ही देश है। और आगे चित्र भी दिया गया है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा, रकबा मतलब आकार, 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। क्यों? क्यों है मोती? क्योंकि ये एकदम बिल्कुल बीच में है, हिंद महासागर के बीच में है, छोटा सा एक द्वीप है। क्या ये आइलैंड है? भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा भी इसे कहा गया है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के बीच में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत सितारा है, ये मोती की तरह से। चलिए, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। बस जो है बिल्कुल पास पास में ही ये देश बसे हैं, इसके छोटे छोटे जो द्वीप हैं आस पास में ही है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67%, 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। मतलब कि यहाँ की जो अधिकतर जनता है वो हिंदू है और वो भारतीय है, भारतीय है। ये हुआ कैसे? ये ऐसे हो गया कि भारत से ज्यादातर लोग जो है मॉरिशस में जाकर बस गए। और ये 67% में से भी 53%, 53% लोग जो है वो हिंदू हैं। भारत, मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई ही है। तथा जैसे ये चित्र दिया गया, ये है हमारा मॉरिशस। देखिए ये
एक तो विशेषकर बच्चों क्या नाम लेते हैं, टूरिस्ट पर्यटन के लिए बहुत जाना जाता है। और देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर कुछ नाव खड़ी हैं, इधर जो है कुछ कुछ जहाज चल रहे हैं। तो ये सब जो है इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग पर्यटन के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। और यहाँ पर आपस में जो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड है वो ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में ही है। आगे पढ़ते हैं, अभी क्या लिखा गया है। जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है। गोकुल मतलब कि मथुरा का एक स्थान है प्रसिद्ध, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। आज के भी वहां पर लोग जो है मॉरिशस में माध्यमिक मिडिल स्कूल जो है, मिडिल स्कूल को आज भी कॉलेज कहते हैं। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मॉरिशस में ज्यादातर लोग कौन है, या तो बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में वहां पर, कहा, मॉरिशस में लोग हिंदी बोलते हैं। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृत की भाषा फ्रेंच है। संस्कृति की भाषा, कल्चरल लैंग्वेज वहाँ फ्रेंच है, बट उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्रेओल क्या है? क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। मतलब कि जो क्रेओल जो लैंग्वेज है वो दो भाषाओं से मिली हुई है। ठीक है, क्रेओल जो लैंग्वेज है, क्रेओल लैंग्वेज वो मिक्सचर है दो लैंग्वेज का। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोग वहां पर क्रेओल बोलते हैं, उसके बाद वहां के लोग जो है भोजपुरी बोलते हैं। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी, चीनी मतलब जो वहाँ चीन के लोग भी यदि कोई रहता है तो वो भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो वहां जो भोजपुरी बोली जा रही है वो बिहार वाली भोजपुरी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश वाली भोजपुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेंच के वर्ड भी बोले जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो है फ्रेंच के लोग जो है, कल्चरल जो चीजें हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोली जाती है। तो इसलिए जो भोजपुरी में जो लैंग्वेज है उसमें फ्रेंच के शब्द भी घुस गए हैं और बार बार आपको उनका अर्थ पूछना पड़ेगा। मॉरिशस में ऊख की खेती होती है। ऊख का मतलब होता है बच्चों ईख, ठीक है, शुगर केन। मोस्टली जो है मॉरिशस में शुगर केन की ही खेती होती है और जो वहां के लोगों का मेन जो काम है यही है, खेती करना। उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान देश है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख एवं एकमात्र उद्योग है। वहां पर बड़ी मात्रा में चीनी बनाई जाती है और जो है वही एक जो है मेन सोर्स है लोगों के लिए इनकम का। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। तो वहां जो ये कारखाने लगे हैं, खेती की जा रही है ईख की मॉरिशस में, वो भारतीय लोगों के कारण ही संभव हो पाई है। यदि वे नहीं जाते तो ये सब बातें नहीं होती। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। भारतीय संस्कृति प्राणवती मतलब कि भारतीय संस्कृति कितनी जानदार है। ठीक है, वो मृत नहीं है संस्कृति, वो जीती जागती है और जिसकी आयु जो है बड़ी आयु, चिरायु का मतलब होता है कि बड़ी आयु है। वह सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित है। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर जो है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, दूसरे देशों में भी उसको फॉलो किया जाता है और वह संस्कृति जिंदा है। प्राणवती मतलब जिंदा है लोगों के दिलों में आज भी और बड़ी दिनों तक चल रही है, बड़ी पुरानी संस्कृति है। किंतु मॉरिशस जाकर हमें अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वहां जाके हमें पता चला, हम इंडिया में बैठे बैठे हमें लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारे देश की जो विविधता है वो सिर्फ थोड़े दिन की होगी या सिर्फ भारत तक सीमित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में भी भारतीय संस्कृति देखी जाती है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभन, प्रलोभन मतलब होता है लालच। भारतीय लोगों ने क्या किया? अत्याचार सहे, लोभ को ठुकरा दिया।
वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा-सा हिंदुस्तान बना डाला। वे लोग जो वहाँ गए थे, वहाँ पर इसलिए भेजे गए थे क्योंकि वो काला पानी की जेल थी। लोग जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ते थे, तो वो उनको भेज देते थे वहाँ पर। मार-पीट करते, उनके साथ बहुत ही दुःख देते उनको और लेकिन उन्होंने फिर भी दुःख सहे, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रलोभन में नहीं आए। वे धर्म पर डटे रहे, द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा-सा हिंदुस्तान बना दिया, जहाँ भारतीय लोग गए, वहाँ पर जो है उन्होंने उसी देश को ही भारतीय बना दिया। यह ऐसी सफलता की बात है, जिस तरह भारत सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। अब देखिए, ये जो एक चित्र है बच्चों, ये एक मंदिर का है। जैसे हमारे भारत में मंदिर पाए जाते हैं, जिन पर हमारे देवी-देवताओं के, भगवानों के तस्वीर या फिर खुद चित्रकारी करके लगाई जाती है। ऐसे ही मंदिर जो है मॉरिशस में भी पाए जाते हैं। देख पाएँगे यहाँ पर, यहाँ शेर बैठा है, यहाँ शिव की आराधना करते हुए चित्र दिखाया गया है और भी मंदिर के ऊपर ढेरों देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ये मॉरिशस में भी पाए जाते हैं। अब बच्चों जब भी हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, ऐसा कोई दृश्य मिलता है कि वहाँ पर हमारे मंदिर मिलते हैं, हमारे जो है गुरुद्वारे मिलते हैं, लोग वहाँ सेवा करते मिलते हैं, तो हमें उस देश में जाके भी अपनापन महसूस होगा। ऐसा ही मॉरिशस में भी हुआ लेखक को। मॉरिशस के प्रत्येक और प्रमुख ग्राम में, ग्राम मतलब गाँव में शिवालय, शिवालय मतलब भगवान शिव का मंदिर होता है। मॉरिशस में हर गाँव में जो है एक मंदिर है और वो शिव का मंदिर है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ भी करते हैं। वहाँ लिखा है कि जो हिंदू लोग हैं, वे जो है मंदिरों में तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं और ढोलक और झांझ पर उनका गायन भी करते हैं, गाते भी हैं उनको। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और जो है सुरम्य पाया है। मंदिरों की क्या खासियत है कि वे साफ-सुथरे हैं। गंदगी का कोई भी नाम नहीं है वहाँ पर और वहाँ पर सुरम्य पाया मतलब कि वहाँ लोग जो है भगवान के भजन में डूबे हुए हैं और माहौल एकदम अलग लेवल का है। कितना अच्छा हो यदि हम भारतीय भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें, जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से मॉरिशस के मंदिर है, साफ-सुथरे हैं, भजन कीर्तन होता है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, यदि ऐसा ही काम भारत में हो तो जो है कितना अच्छा होता। भारत के पर्व, त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है। अभी तक सिर्फ़ हम मंदिरों की बात कर रहे थे, बट अब बात आई है जो त्योहार भी मनाए जाते हैं, वो भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। किंतु वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ मेन जो धार्मिक पर्व है, वो है शिवरात्रि। बच्चों जिस तरीके से हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है, इसी तरीके से मॉरिशस में भी प्रमुख जो त्योहार है, वो शिवरात्रि है। भगवान शिव का त्योहार है ये। मॉरिशस के मध्य में एक झील है, जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और इस उस न झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। तालाब है जिसका नाम आजकल परी तालाब रख दिया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। तीर्थ तो है ही, स्पिरिचुअल प्लेस तो है ही, उसके साथ-साथ ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, किंतु वहाँ पिकनिक जाने वाले लोग अपने साथ मांस-मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता वहाँ कोई व्यापार करते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का मांस, मछली, जो मदिरा है और कोई ऐसी चीज़ें वहाँ अलाउड नहीं है। इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, जो परी तालाब है, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार है, काशी है, बनारस है, ठीक है? और जो है उत्तराखंड में और भी स्थान है, ऋषिकेश है। वो हम ये कह सकते हैं कि जो परी तालाब है, परी तालाब एक प्रकार से बात करें, परी तालाब जो है वो हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार या काशी भी कह सकते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का जैसे मांस, मछली या शराब आदि का सेवन करना मना है। अब आगे क्या लिखा है? शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र मतलब होता है सफेद कपड़े पहनते हैं, करके कंधों पर काँवड़ लेके आते हैं। काँवड़ मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सावन के महीने में शिवरात्रि से पहले लोग हिंदू धर्म के लोग हरिद्वार से कावड़ लेके जाते हैं। ऐसा ही कुछ सेम जो दृश्य है मॉरिशस में भी होता है। हमारे यहाँ पर जो है भगवा कपड़े धारण करके भगवा कपड़े वस्त्र धारण करके लोग कावड़ लेने जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मॉरिशस में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं।
कावड़ लेके जाते हैं लिए, जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भर के अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों क्या होता है, कावड़ चलती है, कावड़ कावड़ यात्रा जो होती है वो सावन के महीने में होती है और मुख्य तौर पर उत्तर भारत में होती है। उत्तर भारत में और बात करें पूर्व जो है भारत के पूर्व में भी होती है। जो भी राज्य गंगा जो नदी है, पवित्र नदी है, उसके तट के आसपास है, सब राज्यों में कावड़ यात्रा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब और खुद उत्तराखंड में भी तो कावड़ यात्रा बहुत प्रचलित है। और उस दौरान कावड़ यात्रा में लोग गंगा जल लेके जाते हैं, गंगा जल भर के और उसके बाद अपने गांव लौट जाते हैं। गांव के शिव के मंदिर में उसको शिव को अर्पण करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य मतलब होता है काम, वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग, वयस्क मतलब जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हैं घर में या बड़े हैं, बड़े लोग उस दिन उजली धोती मतलब सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद गांधी टोपी भी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहनते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के आकर्षणों में से एक है। अब जो परी तालाब पर जो ये मेला लगता है, कौन सा मेला? कांवड़ वाला, कावड़ यात्रा वाला मेला जो लगता है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और सब लोग मॉरिशस के उस दिन क्या करते हैं, सफेद टोपी और पैंट जो धोती है, कुर्ता है, वो भी सफेद होता है। सब लोगों को पहनना पड़ता है। और ये जो मेला लगता है परी तालाब पर, ये क्या है, मेन है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। और ये जो शिवरात्रि का जो दिन मनाया जाता है, सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, वहाँ के दूसरे धर्मों के लोग भी वहाँ पर देखते हैं। तो ये जो लेखक है, ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो आई होप कि आप लोगों को ये पाठ बड़े अच्छे से और बड़े गुड तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जो है आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन, आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको ऑल काइंड ऑफ पीडीएफ मिलते रहेंगे। आप हमें टेलीग्राम टेलीग्राम जो है ग्रुप पर भी ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा था, तो एक वीडियो में सब संभव नहीं था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट जो होगा, उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जल्द ही जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी डाल दी जाएगी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।